चलिए, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने डिस्कस किया था टैलेंट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट एंड द प्रोसेस ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। हो चुका था लास्ट टर्म तक डिस्कस ना। जी मैम। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा फर्दर आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट क्या क्या है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने अभी तक समझा वो था कि जो कॉन्सेप्ट है टैलेंट मैनेजमेंट का, वो है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमें टैलेंट को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, उनको अट्रैक्ट करना है, डेवलप करना है और रिटेन करना है। तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये सब फंक्शंस है, या आप कह सकते हैं कि दीज आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो वो बाय प्रोडक्ट क्या क्या है? फर्स्ट इज टू एस्टैब्लिश a high performance workforce. So the basic idea of managing talent is to create a high performance workforce or create a team which is high performance team. ठीक है, तो that is why we need talented people in the organization. ठीक है, देन उसके बाद है टू अट्रैक्ट इंडिविजुअल विथ हाई पोटेंशियल एंड रिटेन देम थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग एंड रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, सो ये एग्जैक्टली वही फंक्शन है जो हमने टैलेंट मैनेजमेंट की डेफिनेशन में पढ़ा है कि टैलेंट मैनेजमेंट का बेसिक क्राइटेरिया तीन ही है ना। फर्स्ट इज टू अट्रैक्ट टैलेंट, सेकेंड इज टू डेवलप टैलेंट एंड थर्ड इज टू रिटेन टैलेंट। ठीक है, तो हाँ, तो इन तीनों को यहाँ पे कंबाइन करके लिखा गया है कि आपको जो हाई पोटेंशियल के लोग हैं, ठीक है, यानी टैलेंटेड लोग हैं, उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट करना है, यानी ऐसे लोगों को हायर करना है। देन ऐसे लोगों को रिटेन करना है। किस तरह से आप रिटेन करेंगे? थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग, या जिसे हमने उसमें डेवलपमेंट कहा था, और रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग या रिफ्रेशल ट्रेनिंग बोला जाता है। ठीक है, ये वो ट्रेनिंग होती है जो टाइम टू टाइम दी जाती है, जो यानी आपके जो कॉन्सेप्ट ओल्ड हो गए हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है, उसको आप वापस से रिफ्रेश कर सकते हो उस तरह की ट्रेनिंग में। ठीक है, देन उसके बाद आता है तीसरा फंक्शन, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली the overall concept of HR management is also contribute towards the productivity of the organization. So that the talent management, because talent management is also a strategy of HR management. ठीक है, देन उसके बाद है आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। एज अनट्रेन्ड एंड अनस्किल्ड वर्कफोर्स लीड टू वेस्टेज ऑफ टाइम एंड कमिटमेंट ऑफ errors which is not cost effective. ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस के लैंग्वेज में टाइम को मनी कहा जाता है। ठीक है, इफ यू आर वेस्टिंग टाइम दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग मनी, है ना, एंड इन टर्म्स यू आर इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसलिए अगर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है, या फिर जो अनट्रेंड या अनस्किल्ड लोग हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग या डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, सो दैट कि जो वर्कफोर्स है, ये जो अनट्रेंड या अनस्किल्ड वर्कफोर्स है, वो टाइम की, या जो ये कहते हैं सामान है, या जो आउटपुट बन रहा है, या इनपुट का जो प्रोसेस है, उसके थ्रू कोई वेस्टेज ना करें। ठीक है, जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव बनाने का मतलब ये है कि अगर, जैसे हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, कि अगर हम सम हाउ कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि आप डायरेक्ट मेथड देखो कि प्रोडक्टिविटी को किस तरह से बढ़ाया जाए। आप किस तरह से जो वेस्टेजेस हैं उनको अगर आप मिनिमाइज भी कर दे रहे हो, तो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, देन उसके बाद है आपका फंक्शन टू रिटेन टैलेंट एंड हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉय। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नथिंग मच टू डिस्कस हियर। देन इंश्योर ग्रोथ एंड इनोवेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्वियसली इफ you are having talented people in your organization, you as an organization, you always spend in development of
employees in the organization. That means you are ensuring growth and innovation towards your organization. ठीक है? Then developing skills and competencies of employee. That means obviously अगर आप डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका आउटपुट क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी डेवलप होंगी. ठीक है? सो ये फंक्शंस के बारे में हो गया. देन इन्हीं फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं. ठीक है? यानी टैलेंट मैनेजमेंट की एक्टिविटी अगर ऑर्गेनाइजेशन में की जा रही है तो इसका मतलब उसमें क्या क्या चीजें परफॉर्म की जा रही होंगी. ठीक है? अब जो फंक्शंस थे वो तो एक तरह से उसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हो गए कि ये चीजें अचीव करनी है. ठीक है? अब उन इनिशिएटिव या उन एग्जीक्यूशंस की बात करेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन में. अगर हम कह रहे हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होंगे. जरूरी नहीं है हर ऑर्गेनाइजेशन इनमें जो आप उसमें पीपीटी में आपको एक लिस्ट दिख रही होगी, टैलेंट मैनेजमेंट इनिशिएटिव. आर यू एबल टू सी? आदित्य, जी मैम. दिख रही है आपको पीपीटी दूसरी स्लाइड? हाँ, दिख रही है मैम, दिख रही है. टैलेंट मैनेजमेंट इनिशिएटिव नाम से. जी मैम, दिख रही है. ठीक है? तो ये बेसिकली फंक्शंस को डिनोट कर रहा है कि कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाने चाहिए टैलेंट मैनेजमेंट जब आप कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. एंड दिस विल डेफिनेटली इंश्योर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज मेंटेनिंग इंडिविजुअल आइडेंटिटी. दैट मीन्स every employee in the organization having some certain identity and everyone needs to be recognized with their identity. ठीक है? यानी आप किसी को ये नहीं कि अगर मान लीजिए जो कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई है उसकी जॉब पोजीशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो किसी की पोजीशन पे नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी किसी से कम है. ठीक है? तो हर इंडिविजुअल को एज ए इंडिविजुअल उसकी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करना होगा. ठीक है? देन उसके बाद है सेकेंड टूल आप यूज कर सकते हैं विच इज नोन एज रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड. तो जो भी टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने भी अपना पोटेंशियल ग्रो किया आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जिन्होंने भी कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, उनको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए. यानी जो अगर मान लीजिए कोई काम किसी ने किया है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको रिकॉग्नाइज ना किया जाए. ठीक है? वो काम उसके मतलब उसको इस चीज के लिए पहचाना जाना चाहिए कि हाँ इस इंडिविजुअल ने ये काम किया है, तो उसे कहा जाता है रिकॉग्निशन. ठीक है? आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये रिकॉग्निशन आपको सिर्फ जो कुछ कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसी के लिए देना है. ये रिकॉग्निशन हर एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल होता है. ठीक है? एंड अकॉर्डिंगली हर इंडिविजुअल का एक रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस डेफिनेटली, बट देयर शुड बी अ प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय. देन उसके बाद नेक्स्ट टूल है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज. अपॉर्चुनिटीज का मतलब यहाँ है कि अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग एंड लर्निंग एज वेल एज अपॉर्चुनिटी फॉर करियर ग्रोथ ऑल्सो. तो ये दोनों तरह की अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है यहाँ पे कि हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. अगर कोई अनस्किल्ड है, अनट्रेंड है, तो उसे अपने आप को ट्रेंड करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए. एंड अगर कोई ट्रेंड है, स्किल्ड है, तो उसको अपने करियर को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए. क्लियर है यहाँ तक? आदित्य क्लियर है? जी मैम. ठीक है. फिर उसके बाद आता है आपका रोल डिजाइन. यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी तरह की जॉब पोजीशंस हैं,
हर एक जॉब पोजीशन का रोल डिफाइन होना चाहिए। अगर रोल डिफाइन होगा तो ये डेफिनेटली हेल्प करेगा टैलेंट मैनेजमेंट में, क्योंकि तब आपको पता होगा कि अगर हर जॉब पोजीशन का रोल डिफाइन है तो आपको पता होगा कि किस रोल को परफॉर्म करने के लिए किस तरह के टैलेंट या किस तरह की स्किल्स या किस तरह के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को हायर कर सकते हैं, है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है आपका जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन आपने पढ़ा भी होगा आई गेस। ट्रेनिंग के मेथड्स जब हम पढ़ते हैं तो ट्रेनिंग के मेथड में भी जॉब रोटेशन भी इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो जॉब रोटेशन का मतलब है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि जॉब रोटेशन का मतलब है कि सिमिलर तरह की जॉब, अगर मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है जिसमें 5-6 तरह की जॉब्स हैं, ठीक है, तो वो 5-6 तरह की जॉब्स में टाइम टू टाइम जो वर्कर्स हैं उनकी जॉब रोटेशन करते रहनी चाहिए, उनकी पोजीशन चेंज करते रहनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, एक फायदा तो ये होगा कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उस डिपार्टमेंट में वो जो 5 तरह की जॉब हो रही है हर एक के लिए वो वेल वर्स्ड हो जाएंगे, हर एक से वो फेमिलियर हो जाएंगे, हर एक के लिए वो ट्रेंड हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा फायदा ये होगा कि जो एक मोनोटोनस जॉब हो जाती है इंडिविजुअल के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी ब्रेक होगी। ठीक है, जो मोनोटोनी है जॉब की वो भी ब्रेक होगी, हर एक को कुछ ना कुछ दिन बाद कुछ नया करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो जॉब रोटेशन भी ट्रेनिंग का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ठीक है, तो वो भी यूज किया जा सकता है। अगेन डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पोजीशंस हैं कैसी। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जॉब रोटेशन के नाम पर किसी को कंपनी का सीईओ बना देंगे। ठीक है, इस तरह से जॉब रोटेशन नहीं, एक कैडर की जॉब है, ये सिमिलर कैटेगरी की जॉब्स हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मशीन्स पे वर्क करना है, 10 तरह की मशीन आपके यहाँ लगी हुई है, उसी शॉप फ्लोर पे 10 वर्कर्स भी है जो काम कर रहे हैं, तो आप ऐसे जॉब रोटेशन में आप ऐसा कर सकते हैं कि एक हफ्ते के लिए एक इंडिविजुअल को एक मशीन पे लगाया, दूसरे हफ्ते के लिए फिर पोजीशन चेंज कर दी, उस पर दूसरे बंदे को लगा दिया। तो इस तरह से करके आप जॉब रोटेशन कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। देन उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो फॉर्मल मेथड्स हैं आपके ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, वो मेथड्स में से आप कोई भी मेथड यूज करके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉई हैं उनके टैलेंट को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एक पावरफुल टूल है जिसे सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं। सक्सेशन प्लानिंग टॉप मैनेजमेंट करती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो की पोजीशन है, ठीक है, दैट की पोजीशन शुड नॉट रिमेन आई मीन वेकेंट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्योंकि वो की पोजीशन है, उसे उस पर किसी ना किसी का होना इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, उस पर किसी ऐसे का होना भी इम्पोर्टेंट है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर से, इन्वायरमेंट से पूरी तरह वेल वर्स्ड हो। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं, वो सक्सेशन प्लानिंग करके रखते हैं कि इस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन का अगला सक्सेसर कौन होगा। ठीक है, अगर ये जो अभी होल्ड कर रहा है पोजीशन वो उस पोजीशन से रिजाइन करता है या किसी भी वजह से वो जॉब पोजीशन वैकेंट होती है, तो नेक्स्ट कौन होगा जो कि उस जॉब को होल्ड कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो प्लानिंग की जाती है उसे सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं। तो ये भी टैलेंट को डेवलप करने का, टैलेंट को नर्चर करने का एक तरीका है। जो जितने भी एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो ये डेफिनेटली समझते हैं कि हाँ भाई, अगर हम प्रॉपरली अपना काम करेंगे, मोटिवेटेड होके काम करेंगे, अच्छी प्रोडक्टिविटी देंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आज नहीं तो कल हमें वो की पोजीशन होल्ड करने को मिले। ठीक है, तो उन्हें भी अपना करियर प्रोस्पेक्ट दिखता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये भी एक टूल है टैलेंट को डेवलप करने का। देन उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्वियसली टैलेंट मैनेजमेंट का जो पूरा प्रोसीजर है ये इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि एक सेट पैटर्न पर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, हर एक जॉब के लिए अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीज भी चाहिए होती हैं। जरूरी नहीं है कि उसमें सेम पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए आपको जैसे ऐसा हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कुछ कंटेंट राइटिंग या कुछ कंटेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क कर रही हो। ठीक है, तो
ऐसा हो सकता है कि 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी ऐसे बंदे के लिए जो कि उसको कंपाइल कर रहा है कंप्यूटर पे, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर वर्क के लिए या कंपाइलेशन वर्क के लिए आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो उससे ऊपर है, जो कंटेंट राइटिंग का काम कर रहा है या कंटेंट क्रिएशन का काम कर रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी नहीं है कि वो 10 साल का एक्सपीरियंस होल्डर हो। जनरली कंटेंट क्रिएशन के लिए आजकल ऑर्गेनाइजेशंस एकदम फ्रेशर्स को रख रही है, ठीक है। जी मैम। जैसे आप देखते जो बेबी प्रोडक्ट्स के ऐड आ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए ऐसा नहीं है कि जो टॉयज के ऐड है उसके लिए जो कंटेंट राइटर होते हैं वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन है तो ये डिसाइड होना चाहिए कि हाँ अगर इससे आप हायरार्की में ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो उससे ज्यादा ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग होने चाहिए। ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रू नहीं है। अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर की, तो एजुकेशन सेक्टर में ये चीज रिक्वायर्ड है, ठीक है। जी एजुकेशन मैम। सेक्टर ये रिक्वायर्ड है कि जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे जो आपका एक्सपीरियंस है वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है। तो यही कहने का मतलब है यहाँ पे कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जॉब। जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो वैरी कर सकती है। देन उसके बाद है आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यहाँ रिलेशनशिप मैनेजमेंट हम जब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे हम एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना चाहिए। यहाँ ये मतलब सिर्फ कहने का नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं, जो आपके प्रोस्पेक्ट एम्प्लॉयज हो सकते हैं उनके साथ रिलेशन बिल्ड करके रखना, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं उनके साथ रिलेशन बिल्ड करके रखना, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एग्जिट इंटरव्यूज के कॉन्सेप्ट होते हैं। जब ये कहते हैं आप कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन करता है या किसी वजह से छोड़ के जाता है तो उसके साथ उसे बहुत सारे पर्क्स दिए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो ग्रेजुटी हो, चाहे वो पीएफ हो, या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो, ठीक है। तो सो दैट कि आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना या जुड़े रहना, इट्स एवरीबडीज पर्सनल चॉइस, ठीक है। लेकिन जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन रहे ताकि ऑर्गेनाइजेशन को जब कभी भी जरूरत हो वो उस पर्टिकुलर टैलेंट को वापस से हायर कर सके, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिल्ड करना भी एक मेथड हो सकता है टैलेंट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने का। एंड देन सेल्फ मोटिवेशन, दैट मीन्स जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में है अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड है अपने आप को डेवलप करने के लिए तो डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सीड करेगी, ठीक है। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हो सकते हैं जो कि टैलेंट मैनेजमेंट के फील्ड में लिए जाते हैं। क्लियर है यहाँ पर? जी मैम। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि नॉलेज और टैलेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कंपैरिजन चार्ट दिख रहा होगा आपको, हाँ मैम, दिख रहा है। ठीक है। ठीक है, तो एक कॉलम में है आपका बेसिस फॉर कंपैरिजन, दूसरे में टैलेंट एंड तीसरे में नॉलेज, क्योंकि जनरली हम टैलेंट और नॉलेज को एक दूसरे के सिनोनिम की तरह यूज करते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ डिफरेंस दिया गया है क्योंकि यहाँ हम जिस तरह के टैलेंट मैनेजमेंट में जिस टैलेंट की बात कर रहे हैं इट इज नॉट रिलेटेड टू नॉलेज, ठीक है। टैलेंट मीन्स समथिंग एल्स। तो मीनिंग वाइज क्या डिफरेंस है? मीनिंग में टैलेंट मैनेजमेंट इज inherent ability of a person to do something, whereas knowledge is expertise to do a particular task efficiently, ठीक है। सो टैलेंट यहाँ कहा गया है, टैलेंट मैनेजमेंट में टैलेंट का वर्ड जो यूज किया गया है ये बेसिकली एक इनहेरिटेंट एबिलिटी होगी एक पर्सन की जो किसी काम को कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। वही जो नॉलेज है इट इज समथिंग रिलेटेड टू एक्सपर्टीज, यानी कर करके आप जो चीजें सीख रहे हैं, ठीक है। फिर उसकी जो वो कहते हैं व्हाट इज इट, यानी ये क्या है, टैलेंट क्या है और नॉलेज क्या है। तो टैलेंट का यहाँ पे मतलब दिया गया है टैलेंट इज समथिंग विच इज गॉड गिफ्टेड, ठीक है। यानी जैसे आप मान लीजिए आप हार्ड वर्किंग हैं, ठीक है, तो हार्ड वर्किंग कभी भी एक्सपर्टीज से नहीं आती है। हार्ड वर्किंग है दैट मीन्स इट इज योर नेचर, है ना, विच इज गॉड गिफ्टेड। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है। और नॉलेज इज समथिंग यू कैन डेवलप,
फिर possessed by, that means who can possess that particular talent or knowledge. तो जो talent है वो they are very few people who can have the talent, that means because it is God gifted, so very few people can have the talent. And if we talk about knowledge, knowledge can be possessed by anyone through learning or education. ठीक है, then जो टैलेंट है उसके लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, या नॉलेज है उसके लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो टैलेंट को हमेशा रिकॉग्निशन की रिक्वायरमेंट होती है। आप जितना टैलेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे उतना ही टैलेंट और बढ़ेगा, है ना। नॉलेज के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जरूरत होती है। जितना आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देते जाएंगे उतनी ही आपकी जो नॉलेज पार्ट है वो इनहेंस होता जाएगा। देन उसके बाद गाइडेंस, किस तरह की गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है टैलेंट या नॉलेज के लिए। तो जो टैलेंट है उसके लिए कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है, एंड देन नॉलेज के लिए ट्रेनिंग या डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर में आता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग, इस यूनिट का ऑलमोस्ट ये लास्ट टॉपिक है, रीसेंट ट्रेंड्स इन टैलेंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है जैसे टैलेंट वॉर। तो रीसेंट ट्रेंड का मतलब जो टैलेंट मैनेजमेंट का फील्ड है, एचआरएम की जो ये स्ट्रीम है टैलेंट मैनेजमेंट, उस फील्ड में क्या क्या रिसेंटली क्या चीजें हो रही हैं। तो टैलेंट वॉर नाम से ही क्लियर है कि देखिए टैलेंटेड लोगों की कमी है, क्योंकि जैसा अभी हमने इससे पहले की स्लाइड में ही डिस्कस किया कि जो टैलेंट है ये गॉड गिफ्टेड है, बहुत कम लोग हैं जो टैलेंट पजेस करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से टैलेंटेड लोगों की कमी है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस की कमी नहीं है। ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टैलेंटेड लोगों को हायर करना चाहती हैं। तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक टैलेंट वॉर चलता रहता है। इसी वजह से जो आप देखते हैं पैकेज है वो डे बाय डे हायर होते जा रहे हैं। अभी मैं इस कोविड सिनेरियो की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बिफोर कोविड सिनेरियो और शायद 2-4 महीने बाद का भी सिनेरियो ऐसा ही हो कि वापस से जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके बीच में टैलेंट वॉर हमेशा बना रहता है कि टैलेंटेड लोगों को हर ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ हायर करना चाहती है। ठीक है, तो एक ये ट्रेंड चल रहा है। देन टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट मैनेजमेंट। देखिए आज के टाइम में पहले टैलेंट मैनेजमेंट के लिए जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज की जाती थी वो सारी आपकी मैनुअल होती थी। हर एक का जो भी रिकॉर्ड होता था वो मैनुअली मेंटेन किया जाता था। आज के टाइम में ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पे आप सारी डिटेल मेंटेन कर सकते हैं। मोर ओवर जो ये आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं ये भी एज अ टूल लोग यूज करते हैं टैलेंट को सर्च करने के लिए, टैलेंट को हायर करने के लिए। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वैसे वैसे टैलेंट को मैनेज करने का जो तरीका है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद है टैलेंट मैनेजमेंट टू रेस्क्यू ह्यूमन रिसोर्स। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है इसको एक नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट माना जाता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। हमने ये बात कई बार फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस की है कि जो जो डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे फाइनेंस है, सेल्स है, ये दीज आर द डिपार्टमेंट हु आर डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स रेवेन्यू। बट इफ वी टॉक अबाउट एचआर डिपार्टमेंट, so this department cannot directly contribute towards generating revenue, तो इसको कॉस्ट कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट माना जाता है। ठीक है, लेकिन जो ये टैलेंट मैनेजमेंट की ब्रांच इसमें ऐड हो गई है इसकी वजह से, क्योंकि आप टैलेंटेड लोगों को हायर कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा जाता है कि जो टैलेंट मैनेजमेंट ब्रांच है ये ओवरऑल एचआरएम की जो ब्रांच है उसको रेस्क्यू करती है, उसको बचाती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये नॉन रेवेन्यू कंट्रीब्यूटिंग ब्रांच है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक, उसके बाद है इंक्रीज इन एम्प्लॉयर चॉइस इनिशिएटिव्स। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जैसे आप टैलेंट मैनेजमेंट में सक्सेशन प्लानिंग करते हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयर है वो सक्सेशन प्लानिंग करके रखता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो सक्सेशन प्लानिंग करता है कि मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक की पोजीशन है, उसकी पोजीशन पर कोई बंदा है और
आपने जब वो कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग की, तो उसके थ्रू जो भी आपने इवेलुएट करके निकाला, आपने देखा कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर की पोजीशन को होल्ड करने के लिए जब ये पोजीशन वैकेंट होती है। ठीक है, तो आपके पास एक पूल ऑफ चॉइस होता है कि आप उसमें से चूज कर सकें। ठीक है, तो जो टैलेंट मैनेजमेंट है ये एम्प्लॉयर के सामने भी चॉइस प्रोवाइड करता है कि वो की पोजीशन पे बेस्ट लोगों को हायर कर सके। ठीक है, एंड देन जो रीसेंट ट्रेंड है टैलेंट मैनेजमेंट में वो इंटरनल प्रमोशंस का है। ठीक है, पहले ऑर्गेनाइजेशंस में जो की पोजीशंस होती थी उनको फिल करने के लिए जनरली प्रेफर किया जाता था कि कोई आउटसाइडर आए, सो दैट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किसी तरह का कंपटीशन ना हो। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये निकला कि अगर डिपार्टमेंट में एक हेल्दी कंपटीशन नहीं है तो कोई भी अपने आप को ग्रो नहीं करना चाहता, कोई प्रोडक्टिव नहीं होना चाहता। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि एम्प्लॉयज को अगर इंटरनली प्रमोट किया जाएगा तो एक हेल्दी कंपटीशन का एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनेगा और वो जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब जो ट्रेंड है वो इंटरनल प्रमोशंस का है। जो टॉप पोजीशंस है वो इंटरनल लोगों से भरी जाती है और एंट्री लेवल पर फ्रेशर्स को हायर किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे जितनी भी आपकी कंसल्टेंसीज हैं, जितनी ये आपके कॉल सेंटर्स हैं, ये इसी ट्रेंड पर काम करते हैं। इसमें जो हायरिंग होती है ये जनरली जो एंट्री लेवल होता है उस पे हायरिंग होती है बस। ठीक है, बाकी पोजीशन जैसे आप पुराने होते जाते हैं, जैसे जैसे आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट बनते जाते हैं, वैसे वैसे आपको प्रमोट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे ट्रेंड्स हैं जो कि टैलेंट मैनेजमेंट के फील्ड में आजकल इन है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी मैम। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, या कोई चीज नहीं समझ में आई है तो पूछिए। नहीं मैम। तुम्हारा माइक खराब है क्या? बड़ी वो मैं ईयरफोन लगाता हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। शायद पता नहीं है शायद आपका जो सेंसिटिविटी है फोन की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो थोड़ा बहुत भी ईयर का आवाज़ भी शायद ईयर पकड़ता है। लेकिन जब मैं ईयरफोन हटा दूंगा तो बिल्कुल मेरी आवाज़ तो बिल्कुल सही आ जाएगी। आदित्य मत बोलो बेटा, कुछ सुनाई भी नहीं पड़ रहा और कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, मैम अभी आ चलो रही है सही कोई, आवाज़? हाँ अब एकदम सही आ रही है। कैसे हुआ हाँ ऑल मैम, ऑफ मैं ये सडन? बोल रहा था कि ईयरफोन ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है शायद, तो उसका जो अच्छा, माइक है वो बहुत ज़्यादा हल्का सा भी हिलता है तो इस ऐप में आवाज़ आती है। ओके। हाँ अब एकदम क्लियर आ रही है आवाज। अभी क्लियर आ चलो, रही है ना? हाँ, वो उस टाइम हाँ ईयरफोन का माइक जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा ओके। हल्की से आवाज़ भी रिफ्लेक्ट करता है। चलो मैं एक और स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हम्म। 1 सेकेंड। इज इट विजिबल टैलेंट मैट्रिक्स? अभी नहीं मैम, एक मिनट। ओके, हाँ अब आ रहा है मैम, विजिबल है मैम। ठीक है। ठीक है, तो ये टैलेंट मैट्रिक्स बनाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे हम अभी तक बात कर रहे थे कि टैलेंट मैनेज किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो उस टैलेंट को मैनेज करने के लिए जैसे हम बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ते थे, बीसीजी मैट्रिक्स हम्म। है ना, तो बीसीजी मैट्रिक्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि हम अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में कौन सी प्लेस पर सरवाइव कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह अगर टैलेंट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ के टैलेंट को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के टैलेंट को लोकेट करना चाहे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं टैलेंट की, तो उसके लिए ये टैलेंट मैट्रिक्स दी जाती है। ठीक है, तो टैलेंट मैट्रिक्स इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट।
ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इनपुट जो आप लगा रहे हैं, यानी जिस तरह के लोगों को आप हायर कर रहे हैं और जिस तरह से आपके आउटपुट या प्रोडक्टिविटी में जो डिफरेंस मिल रहा है, उसके बेसिस पर ये टैलेंट मैट्रिक्स बनी हुई है। सो as you see on the x axis, it is input. And what is input? Input is the capability, skill, experience of the employee in the organization. ठीक है, and on y axis it is the output. Output, or you can say the productivity of the organization is the output of the organization. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बन सकता है, तो चार क्वाड्रेंट्स बनाए गए हैं, चार तरह के एम्प्लॉइज। हाँ, बंद हुआ। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ नहीं, एक्चुअली वो बहुत आपकी तरफ से बहुत नॉइज हो रहा था, इसलिए। ठीक है, तो जो टैलेंट मैनेजमेंट की मैट्रिक्स है, इनपुट और आउटपुट के बीच अगर हम रिलेशनशिप देखें, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है इनपुट के लिए भी, और दो पॉसिबिलिटी हो सकती है आउटपुट के लिए। आइदर इनपुट इज गोइंग टू बी लो और इनपुट इज गोइंग टू बी at higher side. ठीक है, and similarly if we talk about the output or the productivity, so the productivity can be low or productivity can be high. तो इन जो दो एक्सट्रीम्स हैं इनपुट के और दो एक्सट्रीम्स हैं आउटपुट के हैं, इन चारों का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें, इनमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चार तरह के टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं। ठीक है, तो वो चार तरह के टैलेंट क्या हो सकते हैं? सबसे पहला सिनेरियो लेते हैं, वेयर द इनपुट, दैट मीन्स द कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज आर लो एंड द आउटपुट इज ऑल्सो लो। ठीक है, तो वो क्वाड्रेंट होगा जहां पे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो टैलेंट है, उसके लिए कहा जाएगा कि जैसे इस क्वाड्रेंट में लिखा भी हुआ है, टैलेंट में लाइज एल्सवेयर। यानी जो टैलेंट है, ना तो आप टैलेंटेड पीपल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, और ना ही आपको उसका आउटपुट मिल पा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब टैलेंटेड लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यानी टैलेंट कहीं और को बिलोंग कर रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अभी टैलेंट नहीं है। ठीक, देन उसके बाद दूसरे क्वाड्रेंट में आते हैं जहां पर इनपुट इज हाई और आउटपुट इज स्टिल लो। ठीक है, तो यानी जो सबसे पहली स्टेज मैंने बताई, वो ऐसी स्टेज है जहां पे आप टैलेंट, जहां ये वो सिचुएशन है जहां आपको टैलेंट मैनेजमेंट की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइज करने की। ठीक है, तो इसके थ्रू आप आ जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट वो क्वाड्रेंट है जहां पर जो इनपुट है वो हाई है, यानी अब आप ऐसे लोगों को हायर कर रहे हैं जो कैपेबल हैं। ठीक है, टैलेंट को आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, बट द आउटपुट इज स्टिल लो। ठीक है, आउटपुट अभी भी लो है, आउटपुट आपको नहीं मिला है। ठीक है, तो लेकिन उस सिनेरियो के लिए कहा जा सकता है कि फ्यूचर टैलेंट और possible talent is still there in your organization. That means through proper training or development program, you can train your employees so that they become talented one. ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका तीसरा सिनेरियो, वेयर इनपुट इज लो बट द आउटपुट इज हाई। ठीक है, यानी आप टैलेंटेड लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्टिल आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है, आउटपुट है, वो अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह के टैलेंट को, इस तरह के जो सिनेरियो हो, उसको गॉड गिफ्टेड ही कहा जाएगा। ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट हायरिंग कैपेबल पीपल बट स्टिल यू आर गेटिंग प्रॉपर रिजल्ट्स और द प्रोडक्टिव रिजल्ट्स। तो उस केस में जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेटली आप जिन्हें इनकैपेबल मान रहे हैं, शायद वो इनकैपेबल नहीं है, टैलेंटेड लोग हैं। ठीक है, एंड तो उसके बाद आता है आपका चौथा सिनेरियो, जो कि है आपका जिसमें इनपुट इज हाई एंड also your output is also high. So that means you have the top talent in the market.
यानी पूरे मार्केट में जो टॉप टैलेंट है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है, यानी आप टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट भी कर पा रहे हैं और जिसकी वजह से जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट है वो भी इंक्रीज होके मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी मैम। चलिए, तो यहाँ आपका ये जो पहली यूनिट है ये तो आई गेस ऑलमोस्ट खत्म। ठीक है, इसके बाद इसमें केस स्टडीज होंगी, है ना, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ केस स्टडीज भी, है ना। अभी उम्मीद है 2-4 लोग और ज्वाइन कर ले तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है मैम। और अभी तक जो पढ़ाया इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। नहीं मैम ठीक है, डाउट तो नहीं है अभी।